Good morning, everybody. Let's study modern history topic सेकंड भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार को हम आज देखेंगे। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, पंजाब इत्यादि क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया और भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। सबसे पहले उन्होंने बंगाल को अपने अधीन बनाया। तो अब हम बंगाल की पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे, किस प्रकार बंगाल को जीता। 1717 में जब मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा तो बंगाल एक स्वायत्त इकाई के रूप में उभरने लगा। यानी कि जब मुगल सम्राट ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया तो इसी ने ही बंगाल की स्वायत्तता की शुरुआत कर दी थी। आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों से बंगाल को नई मजबूती दी, किंतु मुगल शासकों को नजराना देना जारी रखा। यानी इन्होंने विभिन्न प्रकार की नीतियां लागू की और मुगल शासकों को भी नजराना देना जारी रखा। सबसे पहले इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित कर दी। राजनीति का परिवर्तन 1719 में उड़ीसा को मिला लिया और 1733 में सुजाउद्दौला ने बिहार को भी बंगाल में शामिल कर दिया था। हरिवर्दी खान ने 1740 में घेरिया के युद्ध में नवाब सरफराज खान को हराकर जब सत्ता हासिल की तो यहीं से प्रशासनिक वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ हो गई। किंतु इसने कड़े नियंत्रण से बंगाल को कमजोर नहीं होने दिया। बंगाल की वास्तविक स्वायत्तता की शुरुआत अलीवर्दी ने ही की थी, क्योंकि उसने मुगल शासक को नजराना देना बंद कर दिया था। मुर्शिद कुली खान इन्होंने नजराना देना जारी रखा, लेकिन अलीवर्दी ने नजराना देना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मुगल शासक अब कमजोर ही होने लगे थे। अलीवर्दी ने अंग्रेजों को यूरोपियन मधुमक्खी भी कहा था। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक नवाब रहा। इन्होंने रंगीला को 20 करोड़ रुपए देकर स्वयं को नवाब घोषित कर दिया बंगाल का। अलीवर्दी के खान के समय रघुजी भोसले मराठों का आक्रमण हुआ और चौथ कर भी मराठों ने इसे वसूला था। सिराजुद्दौला ने व्यापारिक कोठी बंद का आदेश दिया। 1756 से 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध भी चलता रहा सिराजुद्दौला के समय। 20 जून 1756 कालकोटरी की घटना। इसके अंदर हॉलवेल ने इसका वर्णन किया है कि सिराजुद्दौला ने एक कोठरी में शिंदे के कर्मचारियों को बंद कर दिया, जिनमें केवल 23 ही जिंदा बचे और 146 टोटल थे। अब प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के अंदर हुआ था। भारतीय इतिहास की वह तिथि थी जब कंपनी का रूपांतरण राजनीतिक शक्ति के रूप में होने लगा। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की नींव रख दी गई थी। इस युद्ध की पृष्ठभूमि को दो भागों में बांट कर देखा जाता है। सिराजुद्दौला की अति उत्साहित नीति, बंगाल की आंतरिक राजनीति में फूट पड़ना, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी आकांक्षा, भारत पर एकाधिकार की सोच का बढ़ना। सिराज जब नवाब बना, वसीती बेगम शौकतगंज ने उनका विरोध किया। यानी बंगाल के राजशाही में ही गुटबंदी होने लगी, एकता में कमी आने लगी। जब सिराज ने प्रशासनिक सुधारों को चालू किया तो इन्होंने पुराने सभी वर्ग के अधिकारियों को हटा दिया और नए अधिकारियों की नियुक्ति की। तो इससे सिराज का जो विरोधी गुट था वो और ज्यादा मजबूत हो गया और ज्यादा लोग इसमें शामिल होने लगे। विरोधी गुट सिराज को गद्दी से उतारने के उद्देश्य लिए बैठे थे। तदुपरांत मुर्शिद खान ने जब बंगाल को एक मजबूत इकाई के रूप में डाला तो नवाब की योग्यता के साथ कुलीन वर्ग, हिंदू जमींदार और धनी बैंकरों का समर्थन पर भी आधारित था, किंतु सिराज ने ये निर्णय लेकर उन्हें अपने विरोध में कर दिया। दूसरी पृष्ठभूमि है कि औपनिवेशिक सोच से प्रेरित अंग्रेजों को यह महसूस हो गया था कि तो उनके अधिकतम हितों की पूर्ति बंगाल से ही हो सकती है। उन्होंने बंगाल में भारत की चाबी को ढूंढने का प्रयास किया और बंगाल के नवाब से दो आधारों पर विरोध को बढ़ावा दिया। जब तक मुक्त व्यापार की नीति तो मुगल साम्राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी की थी, उनसे वो निजी व्यापार करने लगे थे, यानी स्वयं को फायदा पहुंचाने लगे। और दूसरा कारण था अंग्रेजों द्वारा
विरोधी लोगों को समर्थन देना, जो कृष्णदास, जगत सेठ, रशीदी बेगम, शौकत गज और अन्य धनी बैंकर्स, जिनको उन्होंने हटा दिया था। सिराज को उत्तेजित करने के क्रम में उसने किलेबंदी न करने की आज्ञा का उल्लंघन किया। अब वो बंगाल में किलेबंदी करने लगे अपने फैक्ट्री। सिराज ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, अंग्रेजों को परास्त कर कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया। जब ये सब होने लगे तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, कलकत्ता में आक्रमण कर दिया, यानी कि जहाँ कलकत्ता जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी, 3 गांवों से मिलकर बनी थी, उस पर आक्रमण कर कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया था। किंतु प्रशासनिक भ्रष्टाचार और क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से सैन्य टुकड़ी के बंगाल में आ जाने से अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया और सिराज ने अलीनगर की संधि स्वीकार कर ली। जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से आई और बंगाल में अंग्रेजों का पलड़ा भारी स्टार्ट हो गया। यानी अब सिराजुद्दौला को मजबूरन अलीनगर की संधि स्वीकार करनी पड़ी थी। अलीनगर की संधि में यह था कि अंग्रेजों को किलाबंदी का अधिकार दे दिया गया। अंग्रेज जब मजबूत होने लगे क्योंकि वो अब किलेबंदी करना शुरू कर देंगे। इसके बाद क्लाइव की कूटनीति ने सिराज विरोधी ग्रुप का समर्थन भी कर लिया था। सेनापति मीर जाफर, अधिकारी दुर्लभ राय और धनी बैंकरों का समर्थन कर लिया। क्लाइव ने अब बंगाल में फूट डालो राज करो की नीति से बंगाल का शक्ति संतुलन करना शुरू कर दिया था। अब सेनापति जैसा अधिकारी उसके विरोधी गुट में सिराजुद्दौला के विरोध में हो गया था। जब जैसे ही प्लासी का युद्ध प्रारंभ हुआ तो कुछ सैनिक सिराज के साथ रहे, बाकी सब जाफर के नेतृत्व में थे। वो युद्ध भूमि में आए ही नहीं, यानी उन्होंने युद्ध लड़ा ही नहीं। कुछ ही घंटों में सिराज को न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा बल्कि भारतीय इतिहास की शर्मिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ी। वास्तविक अर्थों में यह युद्ध न होकर षड्यंत्र था, क्योंकि जिस प्रकार युद्ध में कौशल और सैन्य प्रदर्शन होता है वो प्लासी के युद्ध में हुआ ही नहीं। यह जिस संयोग है कि जिस युद्ध से भारत के औपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई वह वास्तविक अर्थों में युद्ध ही नहीं था। प्लासी के युद्ध के परिणाम। राजनीतिक परिणाम। ईस्ट इंडिया कंपनी अब राजनीतिक शक्ति के रूप में आ गई। अंग्रेजों ने बंगाल में कठपुतली नवाब बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने सिराजुद्दौला को हटाकर नए नवाब बनाने शुरू कर दिए। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति का सफल परीक्षण भी कर लिया था। अंग्रेजों को लगने लगा कि अब वो कुछ ब्रिटिश सैनिक भी भारतीय सेना को हरा सकते हैं। मीर जाफर को नवाब बनाया गया। अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाया। जब मीर जाफर को नवाब बनाया तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगनों की जमींदारी दी, जिससे उन्हें निश्चित भू राजस्व प्राप्त होने लगा और उसी से वो व्यापार को बढ़ावा देने लगे। बंगाल के नवाब से नजराना भेंट और क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों ने भारी धन भी प्राप्त किया। 1760 से 1760 के बीच अंग्रेजों को 2.25 करोड़ प्राप्त हुए और क्लाइव को 35,000 की निजी जागीर भी प्रदान कर दी गई थी। स्मरणीय है कि कंपनी जो कुल व्यापार करती थी उसमें एशिया के व्यापार का 60% हिस्सा सिर्फ बंगाल के क्षेत्र से प्राप्त होता था। अतः स्वाभाविक था कि अंग्रेजों को इससे बड़ी मात्रा में बुलियन बंगाल को भेजना होता था। किंतु प्लासी के विजय के बाद अब अंग्रेजों ने बंगाल के संसाधनों भू राजस्व से एक खरीदारी शुरू कर दी। अतः प्लासी के विजय के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और दुनिया के समृद्ध स्थानों में से बंगाल गरीबी और अकालों की विभीषिका से जूझने लगा। अब है प्लासी के विजय से बक्सर के युद्ध तक। प्लासी के विजय के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया और अपने स्वार्थों की पूर्ति करने लगे। किंतु मीर जाफर पहले ही यह शीघ्र ही समझ चुका था कि अंग्रेज केवल अपना लाभ चाहते हैं, उन्हें बंगाल से कोई मतलब नहीं है, वो केवल धन को लूटना चाहते हैं। तो उसने डचों के साथ संपर्क तो इस कारण
उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। तब उन्हें लगा कि 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जब सत्ता परिवर्तन होते हैं, सत्ता परिवर्तन होती है, नया नवाब बनता है, तो विद्रोह या विरोध स्वाभाविक हो उठता है, किंतु इस परिवर्तन का बंगाल में कोई विरोध नहीं हुआ और कंपनी को विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त हुए। तो तत्कालीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर फ्रांसिस स्टार्क थे, उन्होंने कहा कि यह 1760 की क्रांति है। मीर कासिम पूर्व में पूर्णिया और रंगपुर का सूबेदार था, तो उसने भी मीर जाफर की तरह कासिम ने भी यह भाप लिया कि बंगाल की प्रतिष्ठा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वे संसाधनों को लूटना चाहते। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दस्तक का दुरुपयोग कासिम व अंग्रेजों के बीच मतभेद को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कारण बना। दस्तक दस्तक वही है जो उन्हें फ्री ट्रेड के लिए मिला था, लेकिन उन्हें निजी व्यापार में लाभ लेने लगे। इस दस्तक के दुरुपयोग से बंगाल के राजस्व को घाटा हो रहा था। अंग्रेजों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो इन परिस्थितियों में कासिम ने दो निर्णय लिए। भारतीय व्यापारियों को भी उसने चुंगी रहित व्यापार की छूट दी और सभी व्यापारियों पर अतिरिक्त कर लगा दिए। इन दो निर्णयों से ब्रिटिश नाराज हो गए। कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। सबसे पहले राजधानी ढाका से मुर्शिद कुली खान ने, और अब कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी। अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करने लगा। मुंगेर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी की। 1763 में दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई और अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। सबसे पहले जाफर को नवाब बनाया, फिर उसे हटाकर कासिम को और फिर वापस जाफर को बना दिया। इन परिस्थितियों में मीर कासिम ने अवध के जो नवाब सिराज शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर बक्सर के युद्ध की तैयारी करने लगे। 1764 में इस युद्ध में भारतीय शक्तियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कई गुना ज्यादा सैन्य बल था, किंतु आधुनिक और अनुशासित सैन्य बल नहीं था। इसकी कमी के कारण भारतीय जो युद्ध थे हार गए और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में विजयी हुई। प्लासी के युद्ध की तरह जो बक्सर का युद्ध था, वो कोई षड्यंत्र नहीं था। यहाँ पर वास्तव में शौर्य, पराक्रम, रणनीति के आधार पर अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में विजय हासिल की। इस संदर्भ में कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध के निर्णय की पृष्ठभूमि बक्सर के युद्ध ने कर दी थी। बक्सर के युद्ध में उत्तर भारत की तीन महत्वपूर्ण शक्तियों को परास्त कर अंग्रेजों ने स्पष्ट कर दिया कि अब उनकी समक्ष कोई राजनीतिक शक्ति नहीं बची है जो उनका मुकाबला कर सके, और निश्चित ही इस युद्ध के परिणाम ने भारत में साम्राज्य स्थापना की महत्वाकांक्षा को वास्तविक रूप प्रदान किया। अब एक क्वेश्चन है कि यदि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की हार हो जाती, तो प्लासी की घटना भारतीय इतिहास में मात्र कहानी बनकर रह जाती। तो आप लोगों को इसकी विवेचना करनी। मैसूर का विलय। मैसूर जो है वो दक्षिण भारत में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य वंश पर मैसूर साम्राज्य का उदय हुआ। यहाँ पर वाडियार वंश का शासन था मैसूर में, और इसी की सेना में हैदर अली जो एक सामान्य सैनिक था, तब वो 1761 में मैसूर का शासक बन गया। हैदर अली बहुत ज्यादा ताकतवर था, सेनापति का नेतृत्व भी कर सकता था। इसी कारण मैसूर को क्षेत्रीय विस्तार कर मैसूर को दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण शक्ति बना ली। हैदर अली 1761 से 1782 तक शासक रहा। डिंडीगुल नामक स्थान पर आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। अंग्रेजों का मैसूर की ओर आकर्षित होने के निम्न कारक थे। 1760 में वाड़ीवंश में फ्रांसीसियों को निर्णायक मात देने के बाद बंगाल पर प्रभावी शक्ति स्थापना के बाद साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का बढ़ना स्वाभाविक था। मैसूर की भू राजनीतिक स्थिति भी अति महत्वपूर्ण थी।
प्रथमतः हैदराबाद, मराठा व कर्नाटक क्षेत्र वहां से समान दूरी पर थे। यानी अगर वो मैसूर को जीत लेते हैं तो दक्षिण भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर भी अपना आधिपत्य जमा सकते हैं, क्योंकि मैसूर मैसूर से हैदराबाद और मराठा कर्नाटक जैसे क्षेत्र भी समान दूरी पर थे, दोनों पर आसानी से नियंत्रण हो सकता है। अंग्रेजों का प्रशासनिक किला मद्रास यहाँ से नजदीक भी था। मैसूर पर नियंत्रण का अर्थ था मालाबार के तट पर नियंत्रण, काली मिर्च, इलायची और चंदन के व्यापार पर प्रभावी बन जाना। मैसूर की बढ़ती शक्ति से पड़ोसी राज्यों में इसलिए अभाव पनपने लगा तो अंग्रेजों ने बंगाल की तरह मैसूर में भी फूट डाल और राज करो की नीति को अपनाया। मालाबार तट और काली मिर्च, इलायची, चंदन आदि से उन्हें बहुत ज्यादा राजस्व मिलने लगा था या व्यापार में बहुत ही ज्यादा लाभ होगा अगर वो मैसूर को जीत लेंगे। अब टीपू सुल्तान के बारे में कुछ जानकारी है। तो दूसरे मैसूर युद्ध में हैदर की मृत्यु हो गई तो टीपू ने मैसूर की गद्दी संभाली और उसके विभिन्न प्रयासों से अंग्रेज असंतुष्ट हो गए थे। टीपू ने नया कैलेंडर जारी किया, मुद्रा प्रणाली को अपनाया, नई विदेशी नीति का पालन किया और फारस और तुर्कों में अपने राजदूत भी भेजे। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के प्रति सकारात्मक भाव रखता था, यानी फ्रांसीसियों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। इस कारण उन्होंने जैकोबियन क्लब की सदस्यता भी हासिल कर दी थी। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम किले में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और नागरिक टीपू फैलाया। फ्रांसीसी से बेहतर संबंध थे। भारतीय इतिहास में टीपू सुल्तान ने ही पहली बार रॉकेट का प्रयोग किया था। टीपू के इन सभी कार्यों को देखकर अंग्रेज जलने लगे और वो मानने लगे कि यदि टीपू इसी तरह आगे बढ़ता चला गया तो वो अंग्रेजों से ज्यादा आधुनिक हो सकता है। अब हम देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए जिन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध माना जाता है। 1767 से 1609 फर्स्ट, 1884 सेकंड, 90 to 92 थर्ड और 1799 में फोर्थ लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर की महत्वाकांक्षा थी। दोनों विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को जीतना चाहते थे। अंग्रेजों ने लालच देकर मराठा और निजाम को अपनी ओर मिला लिया था, किंतु हैदर ने चालाकी से दोनों शक्तियों को अपने साथ मिला लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने हैदर, मराठा और निजाम को अपनी ओर मिलाया, किंतु हैदर अली ने चालाकी और सूझबूझ से निर्णय लेते हुए दोनों को अपनी ओर मिला लिया। इससे ब्रिटिश शक्ति को मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने दबाव में आ गई और 1775 में मद्रास की संधि से युद्ध विराम हुआ। इसमें हैदर का पलड़ा भारी रहा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 तक दक्षिण भारत की परिस्थितियों में बदलाव आ चुके थे। मद्रास की संधि से निर्धारित हुआ था कि अंग्रेज या मैसूर पर कोई तीसरी शक्ति हमला करेगी तो दोनों मिलकर सामना करेगी। किंतु जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने हैदर की सहायता भी नहीं की, यानी अंग्रेजों ने संधि पहले ही भंग कर दिया। उन्होंने माय क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया। हैदर को उकसाने के लिए ये सब किया था। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण ये चीजें बनी थी। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में मायरकूट के नेतृत्व में हैदर को हरा दिया गया था। इस युद्ध में टीपू ने पहली बार रॉकेट का प्रयोग किया था। युद्ध के दौरान हैदर की मृत्यु हो जाने से टीपू को सुल्तान बनाया गया। टीपू जब सुल्तान बना तो उसने विभिन्न पहले से ही वो बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रहा था, लेकिन अब खुद शासक बन गया है। इस कारण उसने प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई, नई फ्रांसीसी से बेहतर लगाव। कॉर्नवालिस के इस पर कॉर्नवालिस जो नया गवर्नर जनरल था, अब अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजों ने इस बार मराठा और निजाम को अपनी ओर मिलाकर टीपू को अलग थलग करने का सोचा और उसने श्रीरंगपट्टनम की संधि करने को भी मजबूर किया।
इस संधि से अंग्रेजों ने आधा मैसूर, 3,000 करोड़ क्षतिपूर्ति मांगी। कॉर्नवालिस ने इस पर कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पंगु कर दिया। कॉर्नवालिस ने टीपू के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करके बहुत ज्यादा लाभ कमाया। अब है लास्ट आंग्ल मैसूर वॉर 1799। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली वो हेड थे। जब बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए तो उन्होंने ब्रिटिश प्रभुत्व को पूरे भारत में स्थापित करने के लिए सहायक संधि को अपनाया था। सहायक संधि के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। इस संधि को जब टीपू सुल्तान स्वीकारने पर मजबूर करने लगे, टीपू द्वारा इसे जब अस्वीकृत कर दिया तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने मैसूर के छोटे से हिस्से में वाडियार वंश को राजा बना दिया और बाकी पूर्ण हिस्सा ब्रिटिश भारत में मिला दिया था। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। क्वेश्चन है कि हैदर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी से थी किंतु टीपू सुल्तान की लड़ाई ब्रिटिश इंडिया से थी। ये आप सोचना। अवध का विलय, तो हमने बंगाल, मैसूर दोनों का विलय कर लिया। अब हम बढ़ेंगे अवध। तो इस अवध के विलय से 1857 की क्रांति हुई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। 1722 में सादत खान ने अवध की स्वायत्तता की शुरुआत की। बंगाल की तरह यहाँ पर भी मुगलों के अधीन था अवध। 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने उत्तर भारत की लगभग सभी बड़ी शक्तियों को हराकर दिल्ली में कत्लेआम और भारी लूट की। साथ में शाहजहां के तख्त के ताउस और कोहिनूर हीरा ईरान ले गया। माना जाता है कि शाहजाद खान ने भारी धन का लालच देकर इसे आमंत्रित किया किंतु जब असमर्थ था तो दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। यानी नादिर शाह को अवध के शासक ने बुलाया था किंतु वो भारी धन जब नहीं मिला तो उसके डर से उसने आत्महत्या कर ली। सफदरजंग अवध के शासक के साथ हिंदुस्तान का वजीर बना और नवाब वजीर कहलाया। तब इसके बाद सफदरजंग जो है नवाब बनता है और हिंदुस्तान का वजीर नवाब वजीर भी कहलाता है। मराठों और मुगलों के शासक की सुरक्षा के लिए अहमदिया समझौता करने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आसफुद्दौला के समय अवध हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी बनने लगा और अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बन गई। आसफुद्दौला से उन्होंने बहुत सारा सांस्कृतिक विविधताओं को बढ़ावा दिया और यहीं से अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ भी बना दी गई। वाजिद अली शाह की संगीत व नृत्य में अधिक रुचि थी। इसी के कार्यकाल में अंग्रेजों ने कुशासन पर आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और वाजिद अली शाह को यहाँ से बाहर भेज दिया था। अब सिंध का विलय 1843 नेपियर के द्वारा सिंध को जीत लिया गया। 1866 निकटता की संधि की फ्रांसीसी सिंध में नहीं रहेंगे सबसे पहले और सिंध ने 1838 में सिग्नेचर किए थे। अफगान युद्ध 1839 टू 1842 और 1878 टू 17 अफगानों को जीतने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया था लेकिन जीत नहीं था। अब हैदराबाद का विलय ये मैसूर के पास ही है। निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में हैदराबाद की स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी। इन्होंने अब बंगाल और अवध की तरह मुगल साम्राज्य से अपने को अलग कर लिया था लेकिन नजराना देना जारी रखा। हैदराबाद ने ही सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था जिसे वेलेस्ली ने लागू किया था 1799 में। आज़ादी के समय उस्मान अली ने भारत विलय का विद्रोह किया और ऑपरेशन पोलो से हैदराबाद को भारत में मिला भी दिया था। त्रावणकोर का विलय राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर प्रभावी बनकर उभरा।
यूरोपीय पद्धति से सैनिकों का संचालन किया और डचों को भी हराया था। त्रावणकोर के दरबार में चित्रकार राजा रवि वर्मा ने हिंदू पौराणिक विषयों को लेकर चित्र बनाए। यूरोपीय कला को अपनाते हुए चित्रकला को नया आयाम भी दिया। आजादी के समय त्रावणकोर भी स्वतंत्र रहना चाहता था। यह पंजाब। गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की स्थापना 16वीं शताब्दी में की गई थी। इसी सिख धर्म में 10 गुरु हुए, जिनमें 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह तक पंजाब एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने आदेश दिया कि मेरे बाद कोई भी अब अगला धर्मगुरु नहीं बनेंगे, लेकिन उन्होंने सिखों के एक नेता को नेता बनाया। सिख धर्म में 12 मिसलों में यानी 12 भागों में विभाजित किया, जिसमें एक मिसल तुक्कर चकिया के प्रमुख जो थे वो रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने अपनी दूरदर्शिता से पंजाब लाहौर की स्थापना भी की। रणजीत सिंह की आरंभिक सफलता अफगान शासक जो शाहजहां के सहयोग पर आधारित थी, क्योंकि जब शाहजहां की कुछ तोपें चिनाब नदी में घिर गई तो रणजीत सिंह ने उन्हें निकालकर वापस लिया। इस पर प्रसन्न होकर शाहजहां ने उन्हें साम्राज्य विस्तार का अवसर दिया। पंजाब के साम्राज्य में लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर, कश्मीर इत्यादि शामिल थे और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। रणजीत सिंह के मंत्रिमंडल में दीनानाथ अजीउद्दीन महत्वपूर्ण मंत्री बनाए गए थे। विक्टर जामा नामक यात्री ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। विक्टर जामा ने रणजीत सिंह को भारत का नेपोलियन कहा था और विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में है। रणजीत सिंह के कार्यकाल में ही अमृतसर गुरुद्वारा पर स्वर्ण कलश चढ़ाया गया था। 1809 में रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई, जो वास्तव में पंजाब के विस्तार को रोकने में प्रभावी सिद्ध हुई थी। इस संधि ने अमृतसर की संधि जो है उसने ये काम किया कि अब जो रणजीत सिंह अपने साम्राज्य को नहीं बढ़ाएंगे। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कोई योग्य शासक नहीं मिला और वजीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षा, जिनमें लाल सिंह और तेज सिंह के स्वार्थ ने पंजाब को खोखला कर दिया, यानी अब दोनों में गुटबंदियां होने लगी और कोई योग्य उत्तराधिकारी भी नहीं था। दोनों आंग्ल सिख युद्धों के द्वारा अंग्रेजों ने सिखों को शिकस्त देकर ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब को मिला लिया। 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। प्रथम युद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग के नेतृत्व में 1844 से 1846, सेकेंड वॉर था वो लॉर्ड डलहौजी 1848 to 49, 1845 से 1856। ये स्थान जो 5 जगहों पर हुआ, जिनमें चारों स्थानों में अंग्रेजों की जीत हुई, 5वें में हार हो गई। 1846 लाहौर की संधि। लाहौर की संधि में यह प्रावधान किया कि अब जो पंजाब साम्राज्य है वो सिख सेना में कटौती हो जाएगी। पंजाब में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। दिसंबर तक सेना है वो लाहौर में रहेगी। और इसी के साथ एक भैरोवाल की संधि, जिसके अंदर ये हुई कि अब कंपनी का खर्च भी पंजाब का शासक रहेगा, जो जहाँ तक सेना रहेगी। 1848 से 1849 में पंजाब का विलय पूर्णतः ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मराठा। मराठा साम्राज्य की स्थापना 17वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में शिवाजी ने की। शीघ्र ही अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाशक्ति से महत्वपूर्ण शक्ति बन बैठी। मराठों को मुगलों का उत्तराधिकारी भी कहते हैं, क्योंकि मुगलों के बाद मराठा ही ऐसी शक्ति थी जिन्होंने संपूर्ण भारत पर वर्चस्व के लिए प्रयत्न किया था और लगभग उन्होंने काफी हद तक अधिकार भी कर रखा था। साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए अष्ट प्रधान का गठन किया, जिसमें पेशवा की शक्ति मंत्रियों जैसी थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने मुगलों से संघर्ष किया, यहाँ तक औरंगजेब के पुत्र अकबर II को शरण भी दी थी। अंततः संभाजी को परास्त कर उन्हें मृत्युदंड भी दे दिया गया था, जब उन्होंने औरंगजेब के पुत्र अकबर II को शरण दी। साहू जी को गिरफ्तार कर लाल किले में कैद भी कर लिया।
इसके बाद राजाराम ने छत्रपति का पद संभाला, किंतु वे कभी भी स्थिरता से गद्दी पर न बैठ सके। राजाराम की मृत्यु हो गई। उनकी पुत्री ताराबाई ने मुगलों से संघर्ष किया, किंतु जब शाहू को जेल से रिहाई मिली तो मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया कि अब कौन नया उत्तराधिकारी बनेगा। यहीं से जो बालाजी विश्वनाथ नामक पेशवा थे वो मजबूती से उभरने लगे। बालाजी विश्वनाथ नामक पेशवा मजबूती से उभरने लगे। इन्होंने ही बाद में इन्हीं के नेतृत्व में विभिन्न सारे युद्ध लड़े गए और बंगाल तक से भी इन्होंने नजराना तौर कर वसूला था, जो हमने पहले पढ़ा था। बालाजी विश्वनाथ अपनी दूरदर्शिता से शाहू को छत्रपति बना लिया, यानी नया राजा, और 1717 में मुगल क्षेत्रों से चौथ भी वसूलने लगे। बाजीराव प्रथम 1720 to 1740 तक शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध में सबसे कुशल माने गए। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान मराठा शक्ति दक्षिण की ही नहीं बल्कि विंध्य के उत्तर तक संपूर्ण भारत की मजबूत शक्ति बन गई थी। बाजीराव प्रथम ने ही हिंदू पातशाही के आदर्श का प्रचार किया। बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, 40 से 61 तक शासन किया। इन्हीं के समय से माना जाता है कि पेशवा का जो पद था वह वंशानुगत हो गया, यानी अब पेशवा के पुत्र जो है वही पेशवा बनेंगे। उस समय मराठा इतने शक्तिशाली हो गए कि अब दिल्ली में कौन राजा बनेगा यह भी निर्णय लेने लगे। नाना साहिब को महसूस होने लगा कि उन्हें अब किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है, वो अकेले बहुत ज्यादा मजबूत है। तब उन्होंने हिंदू जो पद है पातशाही उनका उल्लंघन शुरू कर दिया और अन्य हिंदू सरदारों राजपूत जाट और सिखों से भी उलझ गए। 1750 में संगोला की संधि। संगोला की संधि से छत्रपति ने विधित रूप से अपने अधिकार पेशवा को सौंप दिए। प्रत्यक्ष शक्ति के साथ ही पेशवा विदित शक्ति भी बन गई, यानी संगोला की संधि से जो छत्रपति थे नए, उन्होंने अपने सारे अधिकार पेशवा को सौंप। अब पेशवा ही मराठों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इस संधि को मराठों की संवैधानिक क्रांति भी कहा जाता है। अब पानीपत का तीसरा युद्ध जो मराठों और अफगान आक्रमणकारी थे उनके बीच हुआ था। इस युद्ध के अंदर मराठों को हार मिली और एक समय ऐसे लगने लगा कि अब मराठा का संपूर्ण शायद पतन हो जाए, किंतु शीघ्र ही वो माधवराय के नेतृत्व में बड़ी शक्ति के रूप में वापस उभरने लगे। अब ये आंग्ल मराठा युद्ध जो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच लड़े गए थे। आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1780 के बीच, इसमें जब रघुनाथ राव ने यह दावा किया कि वो पेशवा बनेंगे तो उनकी को वीर बाराभाई परिषद ने ठुकरा दिया। तब वो रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास गए और उन्होंने अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली। अंग्रेज तो अवसर की तलाश में थे और उनका आकलन था कि मराठे पानीपत के युद्ध में हार के बाद और माधव विद्यारायण जिन्होंने पानीपत के बाद अंग्रेजों को मराठों को वापस मजबूत शक्ति बनाया, उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि अब यही सही समय है फूट डालो और राज करो की नीति। वो नीति हमें मराठों पर भी सफलता मिलाई।
1775 से 1782 तक 7 वर्षों तक युद्ध चला। युद्ध में मराठाओं का पलड़ा भारी पड़ा और अंततः 1782 में सालबाई की संधि से युद्ध को समाप्त करना पड़ा। प्रथम मराठा युद्ध जो 7 वर्षों तक चला, इसमें मराठा ज्यादा शक्तिशाली रहे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1803 से 1805। बाजीराव द्वितीय जो एक अदूरदर्शी शासक था, उसने अपनी महत्ता स्थापित करने के लिए होलकर और सिंधिया के बीच प्रतिद्वंदिता कर दी। जो मराठाओं के 4 सरदार थे, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, में इन्होंने होलकर और सिंधियों के बीच में प्रतिद्वंदिता स्थापित की। होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को जब हराया, तब बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि स्वीकार कर ली। बसीन की संधि ठीक वैसे ही थी जैसे सैयद संधि को स्वीकार नहीं की जैसे। यह संधि सिंधिया और भोंसले व होलकर जैसे सरदारों को उचित नहीं लगी, तो इसके विरुद्ध उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु पराजित होकर इन तीनों शक्तियों को भी सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। इसको हम कहते हैं सुरजी अर्जन गांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि, यह संधि 30 दिसंबर 1803 दौलतराव ने ईसाई और लसवारी के युद्ध में जब वो हारे। बसीन की संधि जो थी 1802 सेकेंड युद्ध। संधि को स्वीकारने का क्रम है पेशवा ने, फिर सिंधियों ने, फिर भोंसले ने और फिर होलकर ने। गायकवाड़ जो थे वो पहले से ही अंग्रेजों से मिले। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1820। लॉर्ड हेस्टिंग्स ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए उत्साहित थे, किंतु उसने पिंडारियों के आखेट के बहाने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की नींव रखी। पिंडारी अनियमित सैनिक जो युद्ध के बाद लूटपाट करते थे। अब मराठाओं का पिंडारियों से अच्छे संबंध भी नहीं थे, तो गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स थे, उन्होंने पिंडारियों का बहाना बनाकर युद्ध किया। इस युद्ध में मराठों को शिकस्त दी और छत्रपति को सतारा के एक छोटे से क्षेत्र में गद्दी देकर संपूर्ण मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार इसमें हमने विभिन्न प्रकार के साम्राज्यों को किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था के बारे में देखा है।